हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स किए जाते हैं विद बाय वेरियस स्टेट यूनिवर्सिटीज। और आपको पता है कि अभी मई और जून के अंदर मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज हैं वो एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे फॉर एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। तो यहाँ एक हम सिंपल देखते हैं कि पैटर्न क्या रहता है मोस्टली जो एंट्रेंस एग्जाम्स कराती हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो हम मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं दैट इज अराउंड 100 क्वेश्चंस उसमें वो पूछे जाते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है क्वेश्चंस का वो मोस्टली सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इनऑर्गेनिक में 33 टू 34 ऐसे ही, फिजिकल में ऐसे ही, ऑर्गेनिक में 2-3 क्वेश्चन दाएं बाएं हो सकते हैं। तो किसी में ज्यादा हो सकते हैं एक दो क्वेश्चंस, और एक दो क्वेश्चन कम हो सकते हैं। तो मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज फॉलो दिस, कि मोस्टली बराबर ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें जाने से पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपको जो बेसिक्स हैं मोस्टली जो जो 10+2 का जो बेसिक्स हैं, यानी हमारे पास अगर आप ग्रेजुएशन की बुक्स को अच्छी तरह से अगर आपने प्रिपेयर भी ना किया हो तो, लेकिन जो 10+2 की जो बेसिक्स हैं या वो जो बुक्स हैं, तो उनसे भी अगर हम उसको उठा के उनको अगर थोड़ा बहुत देख लें तो वी कैन इजिली क्रैक दिस एंट्रेंस एग्जाम्स। तो यहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस का कुछ इस तरीके से होता है। और हम आगे हम इसमें लेक्चर में देखेंगे कि जो सभी जो इनऑर्गेनिक फिजिकल या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कौन कौन से जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहाँ मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ इनको लिया है कि कौन से हमारे को चैप्टर सबसे पहले पढ़ने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है दैट इज द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं इस चैप्टर के अंदर से। तो ये अगर आपको अच्छी तरह से आता है तो, और बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको अगर ग्रेजुएशन की बुक भी अगर नहीं है तो वी कैन यूज दिस 10+2 बुक्स, तो वहां से भी इसको बहुत सारी चीजें वहां से पढ़ सकते हैं। अब इसके अंदर जो मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक तो है आइसोमर से, जो बहुत सारे जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है आपके जैसे लिंकेज है या तो सिंपल दिए जाते हैं, उसमें पूछ लेते हैं कि कौन सा इसमें कौन सा आइसोमर है इसके अंदर, तो वो आपको देख के वहीं पहचान में आ जाता है। तो मेन तो आइसोमर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। फिर है एक ईएएन, ये ईएएन रूल से एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये निकालना बहुत आ जाता है। एक क्वेश्चन जिसमें जरूर मिल जाता है हमारे को। फिर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज, वहां पर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयनाइज हो रहा है तो उसमें उसकी प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसीज और इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। फिर आता है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो आप ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है, वो हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ आपको ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ा सा ध्यान में रखनी है आपको, और लिगेंड्स की स्ट्रेंथ को वहां पर ध्यान में रखना है, जिससे कि हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से जो भी क्वेश्चंस आता है तो ऑब्वियसली वहां पर जो लिगेंड्स दिए हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन, उससे पता लग जाता है कि हाई स्पिन है या लो स्पिन है। फिर उससे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहां मिल जाएंगे हमारे को, उससे हमें मैग्नेटिक मोमेंट हम वहां से निकाल सकते हैं। तो अगर आपने ये अच्छी तरह से कर लिया CFSC और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाला पोर्शन, तो यहाँ से डेफिनेटली यू विल गेट 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोर्शन। तो ये इम्पोर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ आपको 5 से 7 क्वेश्चंस डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में MOT सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। MOT आता है तो वहां से आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालनी, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वो सारा वहां से आ जाता है। फिर है हाइब्रिडाइजेशन, उसमें शेप ज्योमेट्री और वेस्पर थ्योरी, क्योंकि जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाती है। अगर लोन पेयर है तो कितने लोन पेयर्स हैं, जो डिस्टॉर्शन आता है नॉर्मल ज्योमेट्रीज में। तो ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर है कि केमिकल बॉन्डिंग में अगर आप ये उनको अच्छी तरह से कर जाना है, मेनली तो हाइब्रिडाइजेशन है, MOT है, ठीक है। तो वहां से आप बॉन्ड स्ट्रेंथ और ये सब चीजें वहां से निकाल सकते हैं। फिर आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कितने टाइप की होती हैं, किसमें ज्यादा स्ट्रांग होती है, वीक होती है, वहां से भी
क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। फिर डायपोल मोमेंट से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि किसमें डायपोल मोमेंट है, किसमें डायपोल मोमेंट नहीं है, तो थोड़ा सा नॉलेज आपको डायपोल मोमेंट और इसकी भी होना जरूरी है। फिर हम बात करें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डी ब्लॉक भी काफी कवर हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर अगर डी और एफ ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पर भी सबसे इम्पोर्टेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वहाँ आपको अच्छी तरह से सारे आने चाहिए, वहाँ पर जितने भी डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस थोड़ा सा आप उसमें बेसिक्स हैं उसको थोड़ा सा करके जाएं, तो उसी से आपको मैग्नेटिक मोमेंट, उनके कलर, ऑब्वियसली वहाँ जब हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो वहीं से पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, और कलर जो आते हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज, वो सारा वहाँ से आपको पता चल जाएगा अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे अच्छी तरह से वहाँ पर आता है। फिर आता है इसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो ऑब्वियसली यहाँ जो कॉन्ट्रैक्शन से यानी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कॉन्ट्रैक्शन की, वो उसको अच्छी तरह से करके जाना है उस पर, तो उस पर कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर लेंथेनाइड्स के अंदर कौन सा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन सा नहीं है, उस पर बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, कौन से स्टेबल हैं, कौन से नहीं है, कुछ मेटल्स में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ लेंथेनाइड्स के अंदर और एक्टिनाइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट पे एक तो, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, इनको थोड़ा सा अच्छी तरह से करके जाना है। फिर उसके नेम ऑफ ओर्स जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के उनके जो ओर्स हैं, जो उनको थोड़ा सा एक बार उनके नाम आपको थोड़ा सा याद करके जाना है उसके अंदर, और उनका एक्सट्रैक्शन, उनका क्या प्रोसेस होता है उसको थोड़ा सा इसमें देखना है। फिर हम बात करें एस एंड पी ब्लॉक्स की, तो यहाँ पर आप इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इसको अच्छी तरह से करके जाना है, क्योंकि यहाँ डेफिनेटली आपको क्वेश्चन, यहाँ जरूर आपको क्वेश्चन मिलता है, और जैसे उसकी शेप्स और ज्योमेट्री उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन, और उसका हाइब्रिडाइजेशन जो इंटर हैलोजेंस हैं, जैसे फिर ट्रेंड्स इन द ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स, और ये सारा करना है, उनके एसिडिक और बेसिक नेचर, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एसिडिक और उसके बेसिक नेचर्स में से पूछा जाता है। बोराजिन आपको अच्छी तरह से करना है, बोराजिन इनऑर्गेनिक बेंजीन है, उससे थोड़े बहुत जो उसके रिएक्शंस हैं उसके अलग अलग टेम्परेचर से और उनको प्रिपरेशन से बोराजिन्स की, उनको और सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स कौन सी होती हैं, क्योंकि हमारे पास सिलिकेट्स की बहुत सारी स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं, तो उनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि किसको क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा इस पे भी फोकस थोड़ा सा रखना है। फिर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर आपने क्वांटम नंबर आप अच्छी तरह से कर सकते हैं तो यहाँ से आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, क्वांटम नंबर जो 4 क्वांटम नंबर है वहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बेसिक्स आपको आना चाहिए, 10+2 वाला ही, वो हुंस रूल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स हैं, वो सब चीजें यहाँ पर आनी चाहिए। समटाइम्स वो रेडियल प्रोबेबिलिटी और वेव फंक्शन पे भी क्वेश्चन आ जाता है। देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, और आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, वो सारा जो पूछा जा सकता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है या सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, वो यहाँ से पूछा जा सकता है। तो मेनली यहाँ पर क्वांटम नंबर्स, जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं उनको आपको अच्छी तरह से इसमें करके जाना है। फिर आता है एसिड एंड बेस। अगेन दिस इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट, एसिड एंड बेस। यहाँ पर आप HSAB प्रिंसिपल को थोड़ा सा अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, और वहां पर भी ये लेविस एसिड एंड बेस कंसेप्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली यहाँ से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा लेविस एसिड है, बेस है, क्योंकि देर आर मैनी कंसेप्ट है, अर्नियस है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट है, सभी एसिड बेस के अलग अलग कंसेप्ट है, तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, यहाँ से भी डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो कि वहाँ की कुछ कंपाउंड्स आपको कुछ दिए हुए होंगे वहाँ पर, एसिड और बेस, उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, तो बेसिसिटी और एसिडिटी यहाँ से पूछी जा सकती है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। कौन से हार्ड एसिड है, कौन से सॉफ्ट एसिड्स हैं, और उनका जो कोऑर्डिनेशन है किसके साथ है, हार्ड एसिड
सॉफ्ट बेस एंड ऑल दीज थिंग्स, वो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। देन चलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में वही 10+2 अगर अच्छी तरह से आती है तो हमारे को इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर ट्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्लेटर रूल पे क्वेश्चन आ जाता है। स्लेटर रूल इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली यहाँ से जितने भी ट्रेंड्स हैं वो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। वो सारा 10+2 अगर अपने सही ढंग से 10+2 कर उसमें अगर आपका बेसिक्स है तो वो सारा बेसिक्स में से यहाँ पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे को ग्रेजुएशन में इतना नहीं जाना जितना कि आपका 10+2 की नॉलेज यहाँ पर काम में आएगी। देन फिर बायो इनऑर्गेनिक चैप्टर्स हैं इसके अंदर, तो मेटल एंजाइम्स पूछे जा सकते हैं। इसमें भी मेटल एंजाइम्स में भी कौन से एंजाइम्स में या कौन से, सपोज अगर वहाँ विटामिन और उनकी बात करें, जैसे विटामिन B12 है, कौन सा मेटल होगा उसके अंदर, या हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल है, तो उससे मेटल्स का पूछा जा सकता है। और जैसे हीमोग्लोबिन में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, अगर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है या डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, तो वो सारा थोड़ा यहाँ पर उसको ध्यान में रखना है। तो मेनली फिर चलते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। तो यहाँ आपको सारे जितने भी ग्रुप्स हैं उनको थोड़ा सा याद रखना है, उनमें कौन कौन से बेसिक रेडिकल्स हैं, उनको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं, उनको एनालिसिस कर सकते हैं, उनके रीजेंट कौन कौन से हैं, वो थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखना है। फिर आता है मेन नेम टेस्ट, जो यहाँ इम्पोर्टेंट है। कई बार वो मेन नेम टेस्ट होते हैं, जैसे सपोज रिंग टेस्ट हो गया या लेक टेस्ट हो गया, तो ऐसे कि ये किसके लिए होते हैं, ठीक है, इससे हम कौन सा रेडिकल्स निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा आप इस पे फोकस कर सकते हैं कि टेस्ट कौन कौन से, तो इसमें मोस्टली एक आध क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। ओके, उसके लिए बस वही है कि हमारे को सारे ग्रुप्स थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं, और कौन कौन से रिएजेंट हैं जो उनको हम एनालिसिस करने के लिए, बेसिक रेडिकल्स को, और एसिडिक रेडिकल्स के लिए कौन कौन से टेस्ट्स हैं, वो थोड़ा सा हमारे को ध्यान में रखना है। फिर चलते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से ही मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। जितने भी लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के वो आपको याद होने चाहिए। फिर आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन, ये हमारे को कार्नोट साइकिल, वो पूरा वो हमारे को अच्छी तरह से आना चाहिए। अच्छा, मैक्सवेल रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर जितने भी मैक्सवेल रिलेशनशिप्स हैं, बहुत सारे जो 4-5 फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशंस हैं, उनको एक्सप्रेशन क्या है उनका, वो थोड़ा सा ही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सा इसमें सही रिलेशन है। ठीक है, तो वो 3-4 रिलेशंस हैं, उसमें प्रेशर, टेम्परेचर, एंट्रोपीज और इससे रिलेटेड, वो अच्छी तरह से करना है। फिर आता है एंट्रोपी के ऊपर। एंट्रोपी पे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं हमेशा। कुछ ऑप्शंस हुए होते हैं कि किस में सबसे ज्यादा एंट्रोपी होगी या नहीं होगी, तो और उसके फंक्शन ऑफ विद टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो एंट्रोपी पे डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, एक मैक्सवेल रिलेशनशिप पे यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर फिजिकल में है तो थर्मोडायनेमिक्स इज इम्पोर्टेंट। फिर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। यहाँ पर अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जो मेनली है वो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, रिएक्शन फिजिबिलिटी पे। उसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आना चाहिए, मीन्स कि क्या हम इसको स्टोर किस में, कॉपर वेसल में स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कौन सा वेसल में किस चीज को स्टोर कर सकते हैं, वो हमें उसकी रिएक्शन फिजिबिलिटी है या नहीं है, वो सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ा सा आपको याद रखनी है, और वी कैन डू दिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इस पे जरूर डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाता है। फिर पीएच वैल्यूज और पीके वैल्यू निकालना भी आ जाता है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यहाँ एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली यहाँ मिल जाता है इसको, तो इसको थोड़ा सा, इसके न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा आपको करने पड़ेंगे, फॉर्मूलाज थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे आपको। ओके, तो यहाँ पर उनका वेरिएशंस विद कंसंट्रेशन, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये थोड़ा सा यहाँ आपको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ से भी डेफिनेटली आपको 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं। फिर आता है स्टेट ऑफ मैटर्स। तो यहाँ पर ये रूट मीन स्क्वायर
वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इनके फॉर्मूलाज याद होना चाहिए आपको। कई बार इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ ले जाते हैं, और इनके आपस में जो रिलेशन है इन तीनों का, आरएमएस का और एवरेज का, मोस्ट प्रोबेबल का, वहां से डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बॉयल्स लॉ, क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आ जाता है, विस्कोसिटी से भी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर इज अगेन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, उसके बाद आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मोस्टली अगर आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सही ढंग से पढ़ रखा है, वही 10+2 का है यहाँ पर भी। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने सही ढंग से पढ़ रखी है तो सारे क्वेश्चंस यहाँ से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जितनी भी 4 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनको अच्छे तरह से करके जाना है। ठीक है, वहां पर मोस्टली वहां से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड वांट ऑफ फैक्टर्स में यहाँ से जो आई निकालते हैं हम, वहां से कोई न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो हम निकालते हैं, कहाँ पर एसोसिएशन हुआ है, कहाँ डिसोसिएशन हुआ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सॉल्यूशन में आप अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सही ढंग से याद कर लेते हैं, और यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर करोगे तो वहां पर ऑब्वियसली मोलैलिटी, मोलैरिटी, ये सब, और नॉर्मेलिटी, 3 ऐसे हैं जो आपको याद रखने ही है। अगर उन, क्योंकि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी वहां पर काम में आएंगे, क्योंकि मोस्टली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो मोलैलिटी से रिलेटेड है। ऑस्मोटिक को छोड़कर वो मोलैरिटी से रिलेटेड है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ से कर जाएंगे तो डेफिनेटली यू कैन डू द क्वेश्चंस। फिर आता है फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको अगर फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ आपको ग्रेजुएशन की नॉलेज काम में आनी है, क्योंकि +2 में ऐसा कुछ है नहीं। तो मेनली आप ये सिलेक्शन रूल्स हैं, ये जितने भी हैं उनको कर जाएं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कर जाएं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को थोड़ा बहुत देख लें, तो वहाँ आप क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर सिलेक्शन रूल सही ढंग से कर जाएं और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम सही ढंग से कर जाएं, तो यू कैन do some questions from this physical spectroscopy। फिर आता है फोटो केमिस्ट्री। अगेन यहाँ पर भी आपको ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स को लेना पड़ेगा कि फ्लोरेसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेंस क्या होती है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होती है, इंटरनल कन्वर्जन्स क्या होते हैं, किन का टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, किसका लो होता है, फिर रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम उसको फोटोकेमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा देख जाएं, तो वहाँ पर एक आध क्वेश्चन यहाँ से हम कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर जो फिजिकल में है वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर्स, और हाँ एक काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स को भी थोड़ा बहुत करना है कि सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, तो वहाँ पर भी फिजिकल को भी आप अच्छी तरह से इन चैप्टर्स को, मेनली इन चैप्टर्स को अगर कर लेते हैं तो यहाँ से डेफिनेटली आप यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर टाइम नहीं है तो इन चैप्टर्स को, ये जो 3-4 चैप्टर्स हैं, इनको अच्छी तरह से कर जाएं। देन वी कम टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो यहाँ अगर आपने जीओसी आपको अच्छी तरह से आती है 10+2 लेवल तक की, अगर यहाँ पर भी 10+2 लेवल तक की अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बहुत अच्छी तरह से आती है, तो यहाँ डेफिनेटली आप 10 से 12 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको जीओसी आपकी अच्छी है तो। जीओसी के अंदर सारा इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशंस, ऑल रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, उसमें कार्बोकेटाइंस हो गए, कार्बोनाइंस हो गए, फ्री रेडिकल्स होगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है उनका, तो ये सारा जीओसी के अंदर अगर आपने इनको अच्छे तरह से पढ़ना है उसके अंदर। और उसमें भी आइसोमर्स आ जाते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, उनको भी अगर सही ढंग से उसको पढ़ लें तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है। फिर रिएजेंट्स, कौन कौन से रिएजेंट्स हैं, क्या काम में आते हैं, वो भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और उनके इफेक्ट एसिडिटी और बेसिसिटी पे क्या होती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर अगर वो ग्रुप्स लगे हुए हैं, डिफरेंट पोजीशंस पे हैं, तो उनसे एसिडिटी और उनकी बेसिसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मोस्टली अगर जीओसी बहुत अच्छी तरह से अगर आपको करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ डेफिनेटली आप 10 से 12 क्वेश्चंस, 10 to 12 क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट इजीली फ्रॉम दिस जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप उसको कर सकते हैं। तो इसके लिए आप 10+2 की जो बुक्स हैं उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल
अगर है ऑब्वियसली तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, बट अगर 10+2 की बुक्स हैं तो वहां से बेसिक्स आप अच्छी तरह से, क्योंकि ये सारा बेसिक्स है, अगर अगर आपने जीओसी अच्छी तरह कर लिया तो आप उसमें आगे भी हमारे को काम में आएगी। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस। तो यहाँ पर 10+2 में जितने भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेम रिएक्शंस हैं उनको अच्छे तरह से कर जाएं, और ग्रेजुएशन लेवल के। अब यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं, अगर वो एल्डिहाइड कीटोन्स का, एक तो माइंस का और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन 3 चैप्टर्स को अच्छी तरह से कर लें, और जितने भी उसमें नेम रिएक्शंस हैं उनको अच्छी तरह से कर लें वहां पर, तो आपको वहां से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इन 3 चैप्टर्स में मिल जाएगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का एक चैप्टर हो गया, अमाइंस का एक हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एक चैप्टर हो गया। तो 3 ये अगर चैप्टर कर जाते हैं तो इसमें से मोस्टली जो नेम रिएक्शंस क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं चैप्टर में से आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। फिर थर्ड टाइप का जो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो टेस्ट होते हैं, जैसे रिएक्शन विच शो टेस्ट फॉर वेरियस रिएक्शंस होते हैं। जैसे टॉलरेंस रिएजेंट किस काम में आता है, लुकास टेस्ट किसका है, कार्बालोमाइन टेस्ट किसका है, हेलो फॉर्म रिएक्शन, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन, इस पे डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, तो इसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। हेलो फॉर्म टेस्ट का और कार्बालोमाइन टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो नेम रिएक्शंस टेस्ट है ना जितने भी, उनको आप अच्छी तरह से कर जाएं। अगर वो, और डेफिनेटली वो यहाँ पर अगर आपने नेम रिएक्शंस कर रखे हैं तो वो उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं ये टेस्ट वाले भी आपको याद हो जाएंगे। तो ये थोड़ा बहुत आपको रटना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, यू हैव टू लर्न मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स। तो इनमें से भी अगर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से हमारे को मिल जाते हैं। फिर आता है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में आप अगर RNS रूल को अच्छी तरह से कर लें तो यहाँ आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा डेफिनेटली RNS से। EZ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्टली R और S, इस नॉर्मल यहाँ से आपको डेफिनेटली स्टीरियो केमिस्ट्री में क्वेश्चन मिल जाता है। फिर उसके बाद कायरलिटी और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, तो समटाइम्स यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो मेनली यहाँ पर आप अगर RNS कर लेंगे तो उससे भी आप क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट है, इसमें आप NMR और IR अच्छी तरह से कर जाएं। ठीक है, यूवी से इतना क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं, NMR से सिग्नल्स पूछे जाते हैं मोस्टली, और IR से कि कौन सा IR एक्टिव है कौन सा नहीं है, उसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। ओके, और कुछ बैंड्स पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ग्रुप कहाँ पर, कौन सा कितने वेव नंबर पे उसका बैंड आएगा। तो मोस्टली जो NMR से क्वेश्चन आ जाता है कि सिग्नल्स कितने हैं इसमें, या केमिकल शिफ्ट वैल्यूज दी हुई हो सकती हैं, तो वहां से मेनली क्वेश्चन आ जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स में यहाँ पर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन कौन से होते हैं, मेनली क्वेश्चन यहाँ से आता है। डाइसेक्राइड कौन से होते हैं, डाइसेक्राइड्स में भी कौन किससे बना हुआ होता है, थोड़ा सा उसको देख लेंगे यहाँ पर। और एक आध जो नेम रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट है वो वहाँ पर उसको कर सकते हैं। उसमें पॉलीसेक्राइड्स कौन कौन से होते हैं, उनकी बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पर उसको पढ़ सकते हैं। तो मेनली ये 3 जो चैप्टर्स हैं, यहाँ तक आपके कम से कम आप इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। फिर आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यहाँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में इन 2 चीजों को डेफिनेटली पढ़ जाएं, कंपैरिजन ऑफ एरोमेटिसिटी और बेसिसिटी। तो यहाँ से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में से। और उसके कुछ नेम रिएक्शंस हैं, वो थोड़ा देखना है कि ये नेम रिएक्शन कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को सिंथेसिस करने में आता है, तो वहां पर इसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं। लेकिन यह कंपैरिजन ऑफ एरोमेटिसिटी और बेसिसिटी, इसको अच्छी तरह से कर जाएं, यहाँ से आपको डेफिनेटली वहां पर क्वेश्चन मिल सकता है। फिर आता है पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स में जितनी भी बेसिक यूनिट्स होती हैं पॉलीमर्स की, वो यहाँ आपको ध्यान में रखना है। कौन से पॉलीएस्टर्स हैं, पॉलीएमाइड्स हैं, यूरेथेन्स हैं, इपॉक्सी है, वो थोड़ा यहाँ ध्यान में रखना है कि कौन से बेसिक यूनिट के बने हुए हैं। तो बेसिक यूनिट ही पूछी जाती है उसमें, फॉर एग्जांपल बुना एस या ब्यूना एन क्या है, या तो मेनली आप यहाँ पर बेसिक यूनिट्स जितने अगर आपको याद हो सकते हैं पॉलीमर्स में, तो यहाँ पर से भी एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो ऑर्गेनिक के अंदर अगर आप ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स कर लेते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। यहाँ से मोस्टली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, साथ में इस थ्योरी में आप और आर एंड एस कर सकते हैं। तो मेनली ये सारा थोड़ा सा एक पैटर्न है जो आपके काम आ सकता है अगर आप भी प्रिपेयर करना भी स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास अगर टाइम कम है तो मोस्टली आप इन चैप्टर्स को उठा लें और इनमें से जितने भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल का जो बताया है, अगर आप इन चैप्टर्स को थोड़ा सा देख लें, इनमें क्या क्या जो मैंने इसमें बताया है उसको थोड़ा सा रीड आउट कर लें तो डेफिनेटली आप उसमें एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। सो आई होप ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा जो अब एंट्रेंस एग्जाम्स आएंगे आपके नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स के अंदर। तो डेफिनेटली दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा बहुत आप बेसिक्स +2 का देखें और इन चैप्टर्स को जो बताया है इन चैप्टर्स को थोड़ा सा अच्छी तरह से रिवाइज करके चले जाएं तो डेफिनेटली आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं।